हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट ग्रो क्लासेस। तो आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ 11th क्लास का जो बायोलॉजी है उसका भी ये आखिरी चैप्टर है। इसके अलावा जो भी बाकी के चैप्टर्स हैं वो सारे मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो आज 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो इससे पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। नीट में जो बायोलॉजी आती है वो 11th और 12th क्लास की आती है। 11th क्लास में बायो में 22 चैप्टर है, 12th क्लास में 16 चैप्टर है। ठीक है, तो टोटल मिला के 38 चैप्टर्स हैं और इन 38 चैप्टर्स को मिला के आपको नीट देना होता है इनको पढ़ के। ठीक, तो बायो में टोटल 22 चैप्टर्स हैं और ये सारे हो जाएंगे, आज कंप्लीट हो जाएंगे। 21 चैप्टर मैं बना चुका हूँ, आखिरी चैप्टर आज हम पढ़ लेंगे। ठीक, 12th में 16 चैप्टर है बायोलॉजी में, जिसमें से एक चैप्टर मैं बना चुका हूँ। टोटल 15 चैप्टर और बाकी हैं, अब प्लान इन्हीं का है बनाने का। ठीक, इसके अलावा जो लोग कह रहे थे कि केमिस्ट्री के माइंड मैप्स बनाना है, तो केमिस्ट्री के भी मैं माइंड मैप बनाने की सोच रहा हूँ। 12th बायोलॉजी के साथ ही केमिस्ट्री का भी मैं माइंड मैप बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आज आखिरी चैप्टर है 11th का। तो ठीक, इसको हम पढ़ते हैं और 11th क्लास की बायोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो आज जो चैप्टर है ये है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा फैक्ट वाला चैप्टर है, याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम शुरू करें, एक चीज़ मैं बता दूं, ये चैप्टर ऐसा है कि आप एग्ज़ाम के 10 या 20 दिन पहले लगभग 10 या फिर 20 दिन पहले पढ़ें। अगर आप एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले पढ़ रहे हैं तो आप इसको बेसिकली ना पढ़ें तो ज़्यादा ठीक है। या फिर अगर आपको पढ़ने का मन भी है तो पहला पेज पढ़ लें बस। ठीक, पहला पेज और दूसरे पेज में मैं अभी बताऊँगा, थोड़ा सा दूसरे पेज में। ठीक, क्योंकि उसके बाद याद करने वाली इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो नीट के एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ही पढ़ लें। ऐसा ना करें कि 4 दिन बाद एग्ज़ाम है तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये वाला। ठीक, अगर आप 2 या 3 दिन या 4 दिन पहले एग्ज़ाम के ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पहला पेज पढ़ लेना है और दूसरा वाला जो अभी पेज मैं दिखाऊंगा उसका 2-3 टॉपिक पढ़ लेना है। बाकी तीसरा पेज, चौथा पेज उसको छूना नहीं है आपको। ठीक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप एग्ज़ाम में, कॉन्सेप्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब जो अनिश्चित काल तक चलती रहे, यानी हमेशा हो। तो अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी ज़िंदगी ग्रो करते रहते हैं। ठीक, जैसे एनिमल्स में ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट होती है, यानी हमेशा ग्रोथ होती रहेगी जब तक वो जिंदा है। ठीक, अब इंडिटरमिनेट ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में वो मेरिस्टेम की वजह से होती है। मेरिस्टेम वो टिश्यू होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, इसको मैं पहले भी आपको माइंड मैप में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो मेरिस्टेम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं और जब भी ग्रोथ मेरिस्टेम की वजह से होती है तो उसे हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें एनसीईआरटी ने लिखा है, आपको ध्यान रखना है। मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ होती है उसे हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एनसीईआरटी ने दिए हैं, जैसे 1 रूट एपिकल मेरिस्टम ऑफ मेज। अगर हम मेज का एक रूट एपिकल मेरिस्टम ले लें, अच्छा ये रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसी माइंड मैप के थ्रू ही। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने पिछले माइंड मैप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है मेज का वो 17,500 सेल्स बना सकता है पर आवर में। ठीक, तो एनसीईआरटी ने बेसिकली बताने की कोशिश की है कि कितना इफेक्टिव होता है मेरिस्टम। इसका नाम वाटरमेलन जो होता है उसकी सेल की साइज़ जो होती है वो 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकती है। इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है सेल की साइज़ में। तो ग्रोथ को नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे यहाँ सेल्स पर आवर जब हमने कहा तो हम नंबर में नाप रहे हैं कि कितने सेल बढ़ रही। यहाँ पे जब हमने कहा कि 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज़ कर रही है तो हम यहाँ पे साइज़ के हिसाब से नाप रहे हैं। ठीक, तो यहाँ नंबर के हिसाब से नाप रहे हैं, यहाँ साइज़ के हिसाब से नाप रहे हैं। ये ग्रोथ नापने का तरीका होता है। ठीक, फिर आते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक, डिटेक्ट रीजन ऑफ एलोंगेशन। पैरेलल लाइन टेक्निक जो होती है रीजन ऑफ एलोंगेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। एनसीईआरटी में एक इसका फिगर दिया है, उसको आपको देख लेना एक बार। ठीक है, तो आसान है और काफ़ी मतलब कभी ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है, इस वजह से कुछ ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ने भी सिर्फ एक फिगर दे दिया और एक लाइन लिख दी है कि पैरेलल लाइन टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ पे। ठीक, फेजेस ऑफ ग्रोथ बताता है कि कौन कौन से फेज होते हैं ग्रोथ में। सबसे पहला फेज जो होता है उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक।
जो मेरिस्टेमेटिक फेज होता है इसमें बेसिकली सेल्स डिवाइड करती हैं, और ये कहाँ पे देखा जाता है, शूट एपिकल मेरिस्टम में और रूट एपिकल मेरिस्टम में। ठीक, तो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम में मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ देखी जाती है। और यहाँ जो सेल्स होती हैं उनके पास रिच प्रोटोप्लाज्म होता है। रिच मतलब रिच काहे में रिच, तो न्यूट्रिएंट्स में रिच। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सेल्स हैव रिच प्रोटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस होता है कि आसानी से डिवाइड करे, और प्राइमरी सेल वॉल, यानी सेल वॉल जो होती है प्राइमरी होती है जो कि थिन होती है। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल आपको पता है एक कड़ा स्ट्रक्चर होता है, अगर ये मोटी होगी तो डिवाइड करने में दिक्कत होगी, इसीलिए क्या होता है सेल वॉल थिन होती है। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ सकते हैं आप कि जो भी सेल डिवाइड करेगी ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से रिच प्रोटोप्लाज्म चाहिए। लार्ज न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सेल डिवीज़न को, तो इसी वजह से लार्ज न्यूक्लियस चाहिए जिससे आसानी से डिवाइड कर सके। और प्राइमरी सेल वॉल चाहिए जिससे जल्दी जल्दी डिवीज़न हो सके, ज़्यादा फोर्स न लगाना पड़े सेल वॉल को तोड़ने के लिए। ठीक, तो ये पहला फेज़ होता है मेरिस्टेमेटिक। दूसरा होता है एलोंगेशन फेज़। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, एलोंगेशन में वैक्यूलेशन बढ़ जाता है। वैक्यूलेशन मतलब वैक्यूल का फॉर्मेशन, प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं ना, उन्हीं का फॉर्मेशन जो होता है उसी को कहते हैं वैक्यूलेशन। तो एलोंगेशन के समय वैक्यूलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो सेल होती है वो एलोंगेट होती है। ठीक है, लंबी होती है बेसिकली। तो सेल एनलार्जमेंट यहाँ पे होता है, सेल जो होता है वो बड़ी होती है। न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन, अब यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल थी जो कि थिन थी, यहाँ पे प्राइमरी के ऊपर एक और सेल वॉल की परत चढ़ेगी जिसको हम कहेंगे कि न्यू सेल वॉल यहाँ पे बन रही है। ठीक, सेकेंडरी और टर्शरी इस टाइप की सेल वॉल हम नाम देते हैं, लेकिन वो नीट में कभी नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। ठीक, तो एनसीईआरटी ने सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल का जिक्र यहाँ किया है, इसी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा फेज आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन में सेल्स रीच मैक्सिमम सेल वॉल थिकनिंग, जो सेल्स होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो मैक्सिमम थिक हो जाती है। ठीक, काफ़ी मोटी होती है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, और प्रोटोप्लाज्म में जितने मॉडिफिकेशन होने चाहिए वो सारे हो गए होते हैं। ठीक, तो बेसिकली सेल मैच्योर कर जाती है, अब वो डिवाइड नहीं करेगी। ठीक, तो ये तीन होती हैं फेजेस ग्रोथ की। अब आते हैं ग्रोथ रेट को पढ़ते हैं। ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ पर यूनिट टाइम को ग्रोथ रेट कहते हैं। अब यहाँ पे यूनिट टाइम को आप पर ईयर कह सकते हैं, पर मंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप एक साल को एक यूज़ कर सकते हैं, 1। ठीक है, 1 सेकेंड यूज़ कर लीजिए, 1 ईयर यूज़ कर लीजिए, 1 मंथ यूज़ कर लीजिए। तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो होता है उसको ग्रोथ रेट कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, नेट ग्रोथ इन यूनिट टाइम, जितनी नेट ग्रोथ हुई है यूनिट टाइम में उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रिलेटिव टू इनिशियल पैरामीटर एक्स साइज। मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो इस चीज़ से रिलेटिव मतलब रिलेट करके ली जाती है कि उसकी पहली उससे इनिशियल पैरामीटर क्या था, मतलब इनिशियल उसकी साइज़ क्या थी। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है वो साइज़ में ग्रो कर गई। ठीक, तो हम ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे उसकी कि उस पत्ती का पहले का साइज़ कितना था। ठीक है, पहले कितना साइज़ था और अब कितना ग्रो कर रही है। यहाँ पे अगर पत्ती ग्रो करती है तो हमें पहले वाले साइज़ से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना मतलब रखना होता है कि कितना ग्रो कर गई। लेकिन यहाँ पे जब रिलेटिव ग्रोथ रेट हम निकालते हैं तो हमें इनिशियल पैरामीटर यानी इनिशियल साइज से या इनिशियल नंबर से ये मतलब रखना होता है। ठीक है, कि इनिशियल के कंपैरिजन में अब कितना ग्रोथ हो गया। ठीक, तो ये होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, जब हमें शुरुआत वाले से कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो तरह ग्रोथ हो गए और रेट हो गए, और दो तरह की ग्रोथ भी होती है। तो दो तरह ग्रोथ रेट हमने पढ़ लिया, अब दो तरह ग्रोथ पढ़ेंगे। तो ग्रोथ होती है दो तरह की, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक जो होती है उसमें क्या होता है, एक सेल होगी वो डिवाइड करके 2 बनाएगी, उसमें से एक सेल डिवीज़न करने की कैपेसिटी रखेगी और दूसरी सेल डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक, तो ये कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। देखिए यहाँ से ये दोनों बनी, ये वाली डिवाइड कर एक सेकंड फ़ोन आ रहा है किसी का। हाँ, तो हम अरिथमेटिक ग्रोथ पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है कि 2 सेल बनेगी, एक डिवाइड कर सकती है, एक जो होती है वो डिवाइड करने की कैपेसिटी उसमें नहीं रह जाती। ठीक, तो यहाँ से एक में से देखिए आप 2 बनी, ये वाली डिवाइड कर सकती है फिर से, और इसमें से फिर 2 बनी, ये वाली डिवाइड कर सकती है, ये नहीं कर सकती। फिर इसमें से 2 बनेगी तो ये वाली डिवाइड करेगी, ये नहीं करेगी। मतलब 2 बनेंगी तो उसमें से एक करेगी, एक डिवाइड नहीं कर सकती है। ठीक, इसको कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। एग्जाम्पल इसका रूट में ये देखी जाती है। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ का जो एक इक्वेशन होता है वो आपको याद रखना होगा। LT मतलब होता है टाइम t पर जो ग्रोथ हुई इज इक्वल टू L0, मतलब 0 टाइम यानी इनिशियल ग्रोथ जितनी थी, प्लस RT। यहाँ पे R जो होता है वो R उसको कहते हैं ग्रोथ रेट या फिर एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक,
तो यहाँ पे आर जो होता है उसको ग्रोथ रेट या फिर इफिशियंसी इंडेक्स कहते हैं, और ये फॉर्मूला जो होता है कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इस पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब जनरली नहीं आता है, ठीक, आ भी सकता है लेकिन जनरली देखा नहीं जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, यानी टी टाइम पे ग्रोथ जो थी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ठीक। फिर ये ग्राफ होता है अरिथमेटिक ग्रोथ का, और ये ग्राफ जो होता है अरिथमेटिक ग्रोथ हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे टाइम लिखा, और ये जो ग्राफ आता है वो हमेशा लीनियर आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सेकेंड बस। तो ये ग्राफ जो होता है वो लीनियर होता है। अब यहाँ से ग्राफ ऊपर से क्यों शुरू हो रहा है, जीरो से क्यों नहीं शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले से कुछ ग्रोथ रही होगी, ठीक। तो ये एल नॉट जो होता है वो पहले की ग्रोथ को मतलब शो करता है। तो शुरुआत में कुछ ग्रोथ रही होगी, उसके बाद इस टाइप से ग्रोथ हुई, तो ये लीनियर करवाता है अरिथमेटिक ग्रोथ का, ये याद रखिएगा, ठीक। तो नीट में एग्जाम आ जाता है कि मतलब नीट में क्वेश्चन आता है कि अरिथमेटिक ग्रोथ का जो कर्व होता है ग्राफ का वो कैसा होता है, तो वो लीनियर होता है, ठीक। फिर आते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ पर। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में 3 फेजेस चलती हैं, ठीक है, 3 अलग अलग चीज़ों मतलब फेज चलती है। इनिशियल फेज जो होती है उसको लैग फेज कहते हैं, सबसे पहली फेज लैग फेज कहते हैं, जो कि स्लो होती है, स्लो ग्रोथ होती है। दूसरी लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज होती है, जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक, प्लांट या फिर एनिमल जो भी हो। तीसरा है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब ये स्टेशनरी मतलब होता है रुक जाना, तो बेसिकली यहाँ पे फिर से स्लो ग्रोथ होती है या फिर बहुत ही कम ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और इसका इक्वेशन जो होता है वो W1 इक्वल टू W नॉट ई की पावर RT होता है, ठीक। और इसका जो ये कर्व आता है ये सिग्मोइड कर्व आता है एस शेप का, ठीक। तो कभी कभी एस शेप लिखा होता है, कभी कभी सिग्मोइड होता है, तो याद रखिएगा सिग्मोइड कर्व या फिर एस शेप कर्व आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आर है वो उसको हम इफिशियंसी इंडेक्स या फिर ग्रोथ रेट कह सकते हैं, ठीक। तो नॉर्मली ग्रोथ रेट वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन जब भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात होती है तो कभी कभी हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप याद रखिएगा कि आर जो होता है वो बेसिकली ग्रोथ रेट होता है, ठीक। तो ये होती है 2 तरह की ग्रोथ जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं, इसको छोटा करो और इधर, तो एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, मतलब 3 टॉपिक एक साथ दिए गए हैं, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरिस्टेम मेक्स सेल्स विच कांट डिवाइड फर्दर, यानी मेरिस्टेम से कोई सेल बनी जो कि अब डिवाइड नहीं कर सकती, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन होना, ठीक है। मेरिस्टेम क्या था, जो कि ऐसी सेल जो कि डिवाइड कर सकती है, इसने कोई ऐसी सेल बना दी जो कि डिवाइड नहीं कर सकती, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। कैन अंडर को चेंजेस टू मेक सेल्स लाइक ट्रैकिड्स, हालांकि सेल जो है बनी है मतलब जो डिवाइड नहीं कर सकती उसमें चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होकर वो ट्रैकिड्स बना लिए, वेसल्स बना लिए, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस हो सकते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं कर सकती है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। दूसरे पे आते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन कैपेसिटी टू डिवाइड। तो बेसिकली पहले क्या हुआ था कि एक सेल बनी थी जो कि डिवाइड नहीं कर सकती, हालांकि वो अचानक ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि जो डिफरेंशिएटेड सेल बनी थी जो कि डिवाइड नहीं कर सकती, उसने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी वापस से पा ली, यानी अब फिर से वो डिवाइड करने लायक हो गई, तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन हो जाना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में कोई सेल अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देती है, डी डिफरेंशिएशन में उसकी डिवाइड करने की कैपेसिटी वापस आ जाती है, ठीक। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कॉर्क और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये मैंने पढ़ा रखा है आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो डी डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है फ्रॉम पैरेनकाइमा सेल। देखिए पैरेनकाइमा सेल जो होती हैं नॉर्मली डिवाइड नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है कॉर्क या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाने में, कॉर्क कैम्बियम या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाने में, तो पैरेनकाइमा सेल्स डिवाइड करने लगती हैं, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स विच कांट डिवाइड। अब जो ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जैसे कि कॉर्क कैम्बियम या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये क्या करेंगी, ये डिवाइड करेंगी और ऐसी सेल्स प्रोड्यूस करेंगी जो कि डिवाइड नहीं कर सकती हैं, तो इसको कहते हैं हम रीडिफरेंशिएशन। तो बेसिकली 3 टर्म है, तीनों बहुत ही आसान है लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजिंग फील होते हैं, तो इसी वजह से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। डिफरेंशिएशन से हमें ऐसी सेल मिलेगी जो कि डिवाइड नहीं कर सकती, डी डिफरेंशिएशन में वही सेल जो डिवाइड नहीं कर सकती थी वो फिर से डिवाइड करने लगेगी, और रीडिफरेंशिएशन में ये जो डिवाइड करने वाली सेल है ये ऐसी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि नहीं डिवाइड कर सकती, ठीक। तो ये हो गया डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। अब आते हैं नीचे, छोटे से 1-2 टॉपिक्स हैं।
पहला प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज टू डेवलप इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन एंड फेजेस ऑफ लाइफ। प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग पाथवे को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के थ्रू, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका हेट्रोफिली। हेट्रोफिली क्या होता है? जुवेनाइल, मतलब दो तरह की, हेट्रोफिली बेसिकली मतलब होता है दो तरह की लीफ प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो लीफ इन जुवेनाइल फेज इज डिफरेंट फ्रॉम मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट में लीफ जो होगी वो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, जुवेनाइल फेज में जो लीफ होगी उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसका एग्जांपल है कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर और बटरकप। इन सब में हेट्रोफिली देखने को मिलती है और ये बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हेट्रोफिली के एग्जाम्पल्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर और बटरकप, ठीक। तो हेट्रोफिली आपको समझ में आ गया होगा, दो तरह की लीफ बनाना क्या होता है? हेट्रोफिली होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल है हेट्रोफिली, ठीक। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? बाहर की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो होता है वो अपने आप को चेंज कर सकता है, इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब हमारा जो टॉपिक था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हमने ग्रोथ का मतलब समझ लिया था कि प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है। अब जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली दो प्रोसेस से बना होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, दो प्रोसेस का मतलब मिला जुला के कहते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में दो प्रोसेस होती हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ग्रोथ मतलब होता है ग्रो करना या फिर मतलब बढ़ना, और डिफरेंशिएशन मतलब होता है मॉडिफाई होना। जैसे आपने देखा कि पैरेनकाइमा की यहाँ पे सेल्स जो थी, पैरेनकाइमा की सेल्स वो चेंज होके कॉर्क कैम्बियम या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना दे रही हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कोई एक नॉर्मल सेल जो होती है वो दूसरे तरीके की स्पेशल सेल्स बनाती हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डेवलपमेंट में हमेशा एनसीईआरटी ने बोला दो प्रोसेस होते हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला पेज। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। अब दूसरे पेज से ही आपको याद करने वाली चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो कि सिर्फ याद ही करनी है और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो पहला है पीजीआर। पीजीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और बेसिकली ये होते क्या है? प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो वर्ड जो होता है प्लांट के लिए यूज़ हो गया, हार्मोन्स तो हार्मोन्स है ही। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स यानी फाइटो हार्मोन्स को हम पीजीआर कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। अब रेगुलेशन में दो चीज़ें आ सकती हैं, किसी चीज़ को बढ़ावा देना या किसी चीज़ को रोकना। तो जब किसी चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है तो हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। और अगर रोका जाता है किसी चीज़ को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यानी रोकने वाला। तो प्रोमोटर में केमिकल्स आते हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्रोमोट करने के लिए होते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में केमिकल्स आते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड, जो कि प्लांट की ग्रोथ को जो होता है किसी न किसी स्टेज पर रोकने के काम में आते हैं, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। फिर एक तीसरा है इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो मेनली इनहिबिटर है, लेकिन कैन वर्क एज प्रोमोटर एंड इनहिबिटर बोथ। ये कभी कभी प्रोमोटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो इथाइलिन बेसिकली अगर पूछा जाए कि ये होता क्या है, तो एक तरह का इनहिबिटर ही है, लेकिन कभी कभी ये प्रोमोटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इथाइलिन जो होता है ये प्रोमोटर भी है, इनहिबिटर भी है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये सीधा लिखा है कि इनहिबिटर है, ठीक है। तो नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो इथाइलिन क्या है, तो इनहिबिटर है, सीधी सी बात, ठीक। तो अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हमने पढ़े जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इनके बारे में पढ़ना है, इनका फंक्शन पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो फंक्शन का होता है, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में ही मेनली हम पढ़ेंगे। ये छोटा टॉपिक जो होता है डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, पीजीआर की डिस्कवरी क्या हुई, इसमें से भी कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों बाप बेटे थे, इनके द्वारा मतलब सबसे पहले देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? कैनरी ग्रास जो होती है उसके कोलिप्टाइल पे देखा गया था, ठीक है। आइसोलेटेड बाई F.W. वेंट, हालांकि इन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया था, चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन ने सिर्फ ऑब्जर्व किया था। ये आइसोलेट किया गया था F.W. वेंट, आइसोलेट मतलब अलग करना, यानी कैनरी ग्रास से अलग करना। तो आइसोलेटेड बाई F.W. वेंट फ्रॉम टिप ऑफ ओट सीडलिंग, इन्होंने ओट सीडलिंग मतलब क्या होता है? अंकुर,
ठीक है, जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिनमें अंकुर, जिसको हम अंकुर कहते हैं, तो उनको सीडलिंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो FW ने क्या किया था, ओट जो होता है उसके सीडलिंग से यानी उसके अंकुर से सबसे पहले ऑक्सिन को निकाला था। ठीक है, तो ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है जिब्रेलिक एसिड। ये ई कुरोसावा के द्वारा सबसे पहले देखा गया और इन्होंने देखा कि बैकनी नाम की एक डिसीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिसीज़। ठीक है, या फिर आप बैकनी डिसीज़ कह लीजिए या फिर फुलिश सीडलिंग डिसीज़ कह लीजिए। और ये जो होती थी ये किस वजह से होती थी, एक फंजाई था जिसको कहते थे जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, एफ है ये। ठीक है, एफ मतलब आपको जब PDF मिलेगा तो आपको ये साइज दिखेगा। ठीक है, अभी थोड़ा हो सकता है कम से ही दिख रहा हो। तो एक फंजाई था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। तो जिब्रेला फ्यूजिकुरोई जो था इसी के जब ये मतलब किसी सीड पे खाता था, किसी सीड को खाता था या उसको इन्फेक्ट करता था, तो जो सीड होता था वो सीडलिंग जो होता है अंकुर निकल आते थे उसमें। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते थे बैकनी डिसीज या फिर फुलिश सीडलिंग डिसीज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जिब्रेलिक एसिड। हाँ, अब शायद आवाज़ ना है। तो काइनेटिन तीसरा है। काइनेटिन जो होता है मिलर एट आल मतलब होता है उनके दोस्त, तो मतलब दोस्त नहीं, जो भी उनके साथी लोग रहे होंगे। तो मिलर नाम के एक साइंटिस्ट थे और उनके साथी, इन दोनों लोग ने मिलकर काइनेटिन को डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट है एफ स्कूग ने एक कैलस बनाया फ्रॉम इंटरनोट ऑफ टोबैको। कैलस क्या होता है, कैलस मतलब होता है एक मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। बेसिकली एक मिनट कैलस समझा दूं मैं आपको। कैलस एक बार पहले भी आ चुका है। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, उसमें जो सेल्स हैं वैसे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल या फिर कैलस। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ। दूसरी एक बॉडी है, इसमें अलग अलग तरह की सेल है। मान लीजिए ट्रैकीड है, ये वेसल है, ये कुछ और है, तो ये अलग अलग तरह की सेल हैं। तो इसको हम कैलस नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएटेड हो गया है, सेल्स अलग अलग तरह की बन गई हैं। तो कैलस क्या होता है, मास होता है ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, जिनका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो एफ स्कूग जो थे, यहाँ पे एस कैपिटल में लिख दे रहे हैं, एफ स्कूग मेड कैलस फ्रॉम इंटरनोड ऑफ टोबैको। टोबैको के इंटरनोड से इन्होंने कैलस बनाया, लेकिन कैलस जो था वो ग्रो नहीं कर रहा था। और ग्रो करने के लिए उन्होंने देखा कि नीड्स एनी वन ऑफ दिस टू ग्रो। इन चार में से कोई एक चीज़ जब कैलस को दी जाती थी तब ये ग्रो कर जाता था। तो इसी के थ्रू इन्होंने पता लगाया था। तो क्या चीज़ें मतलब कैलस को यूज़ की थी इन्होंने, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट मतलब रस समझ लीजिए, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या फिर DNA। इन चार चीज़ में से कोई भी एक चीज़ मिलता था तो वो कैलस ग्रो करता था, नहीं तो वो ग्रो नहीं करता था। ठीक है, तो इसी के थ्रू काइनेटिन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, ये पूछा नहीं जाता बेसिकली ज़्यादातर, लेकिन क्योंकि NCERT में है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। चौथा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक तरह का इनहिबिटर होता है। सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा था कि 3 इनहिबिटर उन्हें देखे थे। एक को कहते थे इनहिबिटर B, एक को कहते थे एब्सिसन 2, एक को कहते थे डोरमिन। तो 3 इनहिबिटर साइंटिस्ट को दिखे, लेकिन बाद में पता चला इन तीनों के अंदर एक कॉमन केमिकल है जिसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड, और इसी की वजह से ये तीनों इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों बेसिकली इनको हटा दिया गया, सिर्फ एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया है इन तीनों के बजाय। ठीक, तो ये तीनों केमिकल्स जो थे इनके अंदर एब्सिसिक एसिड था, इसी वजह से इनहिबिटर की तरह काम करते थे। पांचवा है इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो H कजिन्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा मतलब खोजा गया, और गैसियस के फॉर्म में ज़्यादातर ये देखा जाता है। ठीक है, इथाइलिन। तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ PGR। अब आते हैं ऑक्सिन पे, मतलब एक एक PGR का हम फंक्शन देखेंगे और कैसे काम करता है वो ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिन एक तरह का प्लांट मतलब ग्रोथ रेगुलेटर है, PGR है, और ये जो भी काम करता है ये यहाँ पे दिया गया है, और इसकी 2-3 चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ऑक्सिन जो है वो नेचुरल फॉर्म में भी पाया जाता है और सिंथेटिक फॉर्म में भी पाया जाता है। नेचुरल फॉर्म में ये किस तरह से पाया जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसको IAA कहते हैं, या इंडोल ब्यूटारिक एसिड जिसको IBA कहते हैं, ये दोनों नेचुरल फॉर्म है ऑक्सिन के। ठीक है, फिर सिंथेटिक फॉर्म में हम देख लेते हैं। सिंथेटिक फॉर्म में कौन कौन है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड जिसको NAA कहते हैं। ठीक है, NAA कहते हैं,
और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, जिसको 2,4 डी कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों जो हैं NaA और 2,4 डी, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड होते हैं। अब जो 2,4 डी है यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, ये डाइकॉट वीड को मतलब किल करने में काम में आता है, और एंड डोंट इफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट, और मैच्योर मोनोकॉट को नहीं इफेक्ट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। डाइकॉट वीड को ये खत्म कर सकता है, वीड मतलब खरपतवार। ठीक है, और मैच्योर मोनोकॉट्स को ये मतलब नहीं छूता है, मतलब इफेक्ट नहीं करता है। तो मैच्योर मोनोकॉट समझ लीजिए गेहूं का खेत हो गया, तो गेहूं क्या होता है, वीट मोनोकॉट होता है, या फिर राइस ले लीजिए, राइस एक मोनोकॉट है। तो उसके खेत में अगर डाइकॉट वीड आपको मारनी है, ख़त्म करनी है, तो आप 2,4 डी ले सकते हैं, क्योंकि जो राइस है या वीट है वो एक तरह का मोनोकॉट है, और जब वो बड़ा हो जाएगा उसके खेत में अगर डाइकॉट वीड हो तो आप 2,4 को उस खेत में डाल सकते हैं, मतलब डाइकॉट वीड को मारने के लिए। ठीक, तो ये काम में आते हैं इस तरह के। फिर ऑक्सीजन का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, अगर स्टेम को कट कर दिया जाए तो उसमें जो रूटिंग होती है, रूटिंग मतलब रूट का निकलना, तो उसको इनिशिएट कर सकता है ऑक्सीजन। दूसरा प्रोमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रोमोट करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। पार्थेनोकॉर्पी इंड्यूस कर सकता है, एग्जाम्पल टोमेटो, टोमेटो में देखा गया है कि ये पार्थेनोकॉर्पी इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, पार्थेनोकॉर्पी क्या होता है, इसका मतलब इसका पूरा डिटेल मैंने बता दिया है आपको, एक आप पिछला माइंड मैप कोई भी आप देख सकते हैं जिसमें ये पार्थेनोकॉर्पी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये पहले का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा उतना, हालांकि ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये नहीं याद है तो तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई है। ठीक, तो पार्थेनोकॉर्पी को इंड्यूस कर सकता है टोमेटो में। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, ये जो ऑक्सीजन होता है ये अर्ली स्टेज में फ्रूट और लीफ को ड्रॉप करने से रोकता है। ड्रॉप मतलब ज़मीन पे गिर जाना, यानी टूट के गिर जाना पेड़ से। तो ये फ्रूट और लीफ को शुरुआत की स्टेज में तो रोके रहता है, लेकिन प्रोमोट एब्सिशन ऑफ फ्रूट लीफ आफ्टर मैच्योरिटी, लेकिन मैच्योरिटी के बाद फ्रूट या लीफ की ये एब्सिशन को प्रोमोट करता है। एब्सिशन मतलब गिर जाना। ठीक है, तो जब तक ये फ्रूट और लीफ जब तक मैच्योर नहीं होंगे तब तक ये उनको गिरने नहीं देगा, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो उसके बाद ये एब्सिशन यानी गिरने को मतलब प्रोमोट करता है। ठीक है, बढ़ावा देता है कि फ्रूट या जो लीफ है जो पेड़ में लगे हुए हैं वो गिर जाए। ठीक, मैच्योरिटी के बाद। फिर जाइलम डिफ्रेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम छोटा सा एक स्टार बना देते हैं। ठीक है, तो जाइलम डिफ्रेंशिएशन जो है ये ऑक्सीजन की वजह से होता है, और सेल डिवीजन में भी कभी कभी ऑक्सीजन काम आता है। तो ये सारे फंक्शन ऑक्सीजन के हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन वाले ही टॉपिक में आपको एनसीईआरटी ने 2 और वर्ड दिए हैं, एपिकल डोमिनेंस और डीकैपिटेशन। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, एपिकल मतलब जो एपिक पे हो, यानी एपेक्स पे हो, यानी एकदम ऊपर हो। डोमिनेंस मतलब मान लीजिए ये मेरा एक हाथ है, ये एक दूसरा हाथ है, तो इन दोनों में से जो स्ट्रांग होगा हम कहेंगे वो डोमिनेंट है, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका ज़्यादा बस चलेगा। ठीक है, तो उस जो बोलेगा वो होगा। तो एपिकल डोमिनेंस मतलब होता है क्या होता है, ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल या एक्सिलरी बड। जब भी एपिकल बड बढ़ती है, एपिकल मतलब ऊपर एपेक्स वाली जो एकदम ऊपर होती है, जब भी वो बढ़ती है तो बाकी की जो लेटरल बड्स होती हैं, यानी कि जो प्लांट के साइड में लेटरल बड्स निकलती हैं या एक्सिलरी बड जिसको आप कहते हैं, उसकी ग्रोथ को कम कर देती है। इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल या एक्सिलरी बड। ठीक, तो जब भी एपेक्स की जो बड होगी, जब वो ग्रो करेगी तो लेटरल बड की जो ग्रोथ होगी उसको कम कर देगी या इनहिबिट कर देगी, रोक देगी। तो इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, मतलब उसका राज चल रहा है। ठीक है, एपेक्स वाली जो बड है उसका राज चल रहा है। ठीक, तो ये एपिकल डोमिनेंस होता है। फिर डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एपिकल बड या फिर शूट टिप। एपिकल बड को ही आप शूट टिप कहते हैं। ठीक है, तो शूट की टिप पे ही मतलब होता है एपिकल बड। ठीक, तो जब हम एपिकल बड को हटा देंगे, काट के हटा देंगे, तो क्या होगा, रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, तो लेटरल बड्स बढ़ने लगेंगी। ठीक है, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है। ठीक, पेड़ है, तो ये जो यहाँ पे बड होती है, यहाँ पे
इसको कहते हैं एपिकल बड, ठीक है। जनरली ये ग्रो करेगी जब, तो यहाँ से कोई बड नहीं निकलेगी, यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से बड जो होती है उसको कहते हैं लेटरल बड, ठीक है। ये एपेक्स वाली है और ये लेटरल है या फिर कह लीजिए एक्सिलरी है। तो जब एपेक्स वाली ग्रो करेगी तो एक्सिलरी वाली नहीं ग्रो कर सकती। तो हम इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी एपेक्स वाले का राज चल रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो एपेक्स पे बड है उसको हम काट के हटा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से बड ही हटा दी इसके, ठीक, बड हटा दी यहाँ से। तो अब जब यहाँ से एपिकल डोमिनेंस था पहले, अब बड हमने हटा दी, तो इसको कहेंगे डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन में क्या करते हैं, हम बड को एपिकल बड को हटा देते हैं, और जब एपिकल बड मतलब बड रहेगी ही नहीं तो उसका राज भी नहीं रहेगा। तो ये जो बगल वाली बड्स हैं ये ग्रो करने लगती हैं, ठीक है, ये ग्रो करने लगती हैं। तो यही यहाँ पे आपको बताया गया है इस वाले सेक्शन में एपिकल डोमिनेंस और डीकैपिटेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पेज जो कि ऑक्सिन था। अब आते हैं तीसरे पेज पे। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये हमारा तीसरा पेज है जिसमें हमें बाकी के पीजीआर पढ़ने हैं, उनका फंक्शन पढ़ना है। तो दूसरा हमारा पीजीआर जो है उसको कहते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोर देन 100 से भी ज़्यादा तरीके के जिब्रेलिन्स मतलब खोजे जा चुके हैं। इनकी जो नेमिंग होती है ये इस टाइप से की जाती है, GA1, GA2, GA3, GA4। यहाँ पे GA मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर का होता है, इस वजह से जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है। जो GA3 होता है उसको हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। ये वाइडली रिसर्च्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे की गई है, GA3 पे, ठीक। अब जिब्रेलिन का काम देखिए, ये सारी चीज़ें काम दिए गए, ठीक है। इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस, एग्जांपल ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो एक्सिस की लेंथ होती है, जो डाल की लेंथ होती है, उसको इंक्रीज करने में काम आता है। डिलेज सेनेसेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जिब्रेलिक होता है, जिब्रेलिक एसिड, ये सेनेसेंस मतलब होता है बुढ़ापा। तो प्लांट को बूढ़े होने से बताता है, प्लांट को या फिर प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनको तो, मतलब उनकी जो बुढ़ापा होता है उसको मतलब डीले कर देता है, ठीक है। तो बूढ़े होने से बचाता है उनको। तो डिलेज सेनेसेंस। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। माल्टिंग जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। माल्टिंग एक प्रोसेस होती है, ब्रीविंग मतलब जो दारू की इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिकली अल्कोहल की, वहाँ पे जो माल्टिंग नाम की एक प्रोसेस होती है उसको ये स्पीड अप करता है। इफ़ स्प्रेड ऑन शुगर केन कैन इंक्रीज यील्ड बाय 20 टन्स पर एकड़। अगर जिब्रेलिक एसिड को शुगर केन पे हम वो स्प्रेड कर देते हैं तो जो ये यील्ड होती है, यील्ड मतलब पैदावार, वो 20 टन पर एकड़, यानी 1 एकड़ पे 20 टन जो होता है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो इतना यील्ड ये बढ़ा सकता है और ये भी नीट में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो ये देखिए आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ गए। इसके अलावा हैसन्स मैच्योरिटी पीरियड इन कोनीफर्स। कोनीफर्स में ये मैच्योरिटी पीरियड को हैसन करता है। हैसन मतलब होता है किसी चीज़ को फास्ट कर देना, ठीक है। तो फास्ट कर देता है मैच्योरिटी पीरियड को इन कोनीफर्स विच लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिससे मतलब सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो जल्दी हो जाता है, अर्ली हो जाता है। इसके अलावा क्या है, प्रोमोट बोल्टिंग। बोल्टिंग नाम की एक प्रोसेस होती है, इसको भी ये प्रमोट करता है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बोल्टिंग क्या होती है, इंटरनोट एलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से पहले इंटरनोट का एलोंगेट हो जाना, एलोंगेट मतलब लंबा हो जाना। एग्जांपल बीट, कैबेज, बीट और कैबेज में ऐसा होता है, ठीक है। तो बोल्टिंग को भी ये प्रमोट करता है, ठीक। तो ये जिब्रेलिक एसिड था तीसरा हमारा, मतलब दूसरा। तीसरे पे आते हैं साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस क्या है, इफेक्ट साइटोकाइनेसिस। इसका नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस को इफेक्ट करता है। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल डिवीजन, ठीक, सेल डिवीजन को इफेक्ट करता है। डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो काइनेटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसमें सबसे पहले हुई थी फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग नाम की एक फिश होती है, उसका जो स्पर्म होता है उसके डीएनए में देखा गए थे, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो काइनेटिन था वो सबसे पहले हेरिंग स्पर्म डीएनए में देखा गया था, ठीक। फिर अगला पॉइंट है नेचुरली काइनेटिन इज नॉट फाउंड इन प्लांट। नेचुरली क्या होता है कि काइनेटिन नहीं फाउंड किया जाता प्लांट में। साइटोकाइनिन तो होता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो होता है वो काइनेटिन के रूप में प्लांट्स में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, नेचुरली। तो किस फॉर्म में देखने को मिलता है, जियाटिन के फॉर्म में। तो जियाटिन क्या है, एक तरह का साइटोकाइनिन है जो कि कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल्स में देखने को मिला था, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ, ये डेवलपमेंट का मतलब हेल्प करता है किसके
नई पत्तियों के बनने में, क्लोरोप्लास्ट को बनने में, लेटरल शूट ग्रोथ, जो शूट होती है उसकी लेटरल ग्रोथ यानी मोटाई को बढ़ने में। इसका नाम एडवेंटिशियस रूट्स के ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। फिर अगला पॉइंट है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना हो तो कौन सा केमिकल यूज़ किया जाएगा, तो साइटोकाइनिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस अभी मैंने समझाया था। ठीक, फिर है प्रोमोट न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइजेशन। न्यूट्रिएंट की मेटाबोलाइजेशन नहीं, मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है। मोबिलाइजेशन मतलब होता है मूव करना। ठीक है, तो जब न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन ज़्यादा होता है तो हेल्प्स डिले सेनेसेंस ऑफ लीफ। इससे क्या होता है, लीफ का जो सेनेसेंस होता है वो डिले होता है, यानी बुढ़ापा जो होता है लीफ का वो डिले होता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में मतलब हेल्प करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैं स्टार लगा रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट साइटोकाइनिन में है, 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको जिब्रेलिक एसिड में देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं इथाइलिन। इथाइलिन जो है इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है और इतने फंक्शन दे दिए गए हैं इथाइलिन के कि आपको कभी मतलब अच्छे से याद नहीं होने वाले। ठीक है, तो 2-3 आपको ध्यान में रखना है जो कि मैं बताऊँगा। ठीक, तो इथाइलिन सिंथेसाइज्ड इन टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस। जो टिश्यू बुढ़ापे में मतलब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं उनके अंदर देखा गया है इसको बनते हुए, और राइपनिंग फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स पकने लगते हैं उनके अंदर इथाइलिन को देखा गया। ठीक है, अब इथाइलिन के जो फंक्शंस हैं ये सारे हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग की जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है उसको देखते हैं, ये मतलब उसको फास्ट करता है। ये स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस को स्वेल कराने में हेल्प करता है। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। डाइकॉट सीड में एपिकल हुक बनता है। एपिकल हुक बेसिकली ऐसे टाइप का एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हुक के तरह का। ठीक है, तो जो डाइकॉट सीडलिंग्स होते हैं उनमें एपिकल हुक फॉर्मेशन भी इथाइलिन की वजह से होता है। इसका नाम प्रोमोट सेनेसेंस ऑफ लीफ एंड फ्रूट। लीफ और फ्रूट को सेनेसेंस करने में ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, मैच्योर कर देता है लीफ और फ्रूट्स को। ठीक है, हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट को राइपन करने में यानी क्या कहते हैं पकाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये पहला पॉइंट आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट। तो इथाइलिन के जितने भी फंक्शन है सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है कि फ्रूट को राइपनिंग करने में यानी फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाने में हम कौन सा हेल्प करते हैं, तो इथाइलिन को मतलब यूज़ करते हैं। ठीक, सॉरी गला बैठ गया। ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। सीड और बड डॉर्मेंसी को मतलब ये तोड़ता है। डॉर्मेंसी मतलब होता है, डॉर्मेंसी अभी आगे हम पढ़ लेंगे तो फिर आप जान जाएंगे। ठीक है, आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये सीड और बड की डॉर्मेंसी को तोड़ता है या फिर मतलब ख़त्म करता है। ठीक, इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट। पीनट की जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है, पीनट मूंगफली। ठीक, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो का जो आलू होता है उसमें जो स्प्राउटिंग होते हैं यानी अंकुर निकलते हैं छोटे छोटे, उसके लिए भी यही मतलब रिस्पॉन्सिबल है। रैपिड इंटरनोड एंड पेट्यूल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। जो डीप वाटर में मतलब बोए जाने वाले राइस प्लांट्स हैं उनमें ये इंटरनोड और पेट्यूल का एलोंगेशन करा देता है जिससे कि वो पानी से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये राइस प्लांट जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर मतलब बोए जाते हैं। फिर उसके बाद इनमें क्या होता है, इंटरनोड का एलोंगेशन हो जाता है और पेट्यूल का एलोंगेशन होता है जिससे ये पानी के बाहर आ जाए। ठीक है, फिर ग्रोथ ऑफ रूट एंड रूट हेयर। रूट और रूट हेयर के ग्रोथ में हेल्प करता है। पाइनएप्पल में ये सिंक करता है। सिंक मतलब सिंक्रोनाइज करना, मतलब कोई दो चीज़ें हैं, मान लीजिए 2 चीज़ें हैं और दोनों चीज़ एक साथ हो तो उसको हम कहते हैं सिंक होना या सिंक्रोनाइज्ड होना। ठीक है, तो पाइनएप्पल में ये सिंक क्या कराता है, फ्रूट सेटिंग को, फ्रूट कब बनेगा इस चीज़ को और फ्लावरिंग कब होगी इस चीज़ को। ठीक है, तो पाइनएप्पल में ये इसका काम है। फिर मैंगो में इंड्यूस फ्लावरिंग, मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ठीक, फिर अगला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक क्या होता है, इथाइलिन इंक्रीजेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग। जब हम इथाइलिन को राइपनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं यानी किसी फल को पकाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो उसका रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा देता है, यानी प्लांट जो होता है उसका रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है और इस फिनोमेना को हम रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। ठीक, फिर एपेथॉन, जो ये इथाइलिन है ये इसका एक सोर्स होता है एपेथॉन। तो सोर्स ऑफ इथाइलिन यूज इन एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। तो बेसिकली एपेथॉन क्या है, एक केमिकल है जिसमें क्या है इथाइलिन है। ठीक, तो और ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक,
एग्रीकल्चर में ये क्या हेल्प करता है, हैसेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल, जैसे टोमेटो और एप्पल जैसे प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट की राइपनिंग को मतलब जल्दी जल्दी बढ़ा देता है ये। और एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स और लीफ, और जो फ्लावर्स और लीफ होती है इनका एब्सिशन करा देता है, यानी ये गिर जाते हैं, ठीक। इसके अलावा प्रोमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, कुकुम्बर जो होता है उसमें फीमेल की फ्लावरिंग को ये इंक्रीज करता है, और जब फीमेल फ्लावरिंग जब बढ़ जाएगी तो कुकुम्बर या फिर किसी भी प्लांट में बेसिकली पैदावार बढ़ जाएगी, ठीक है, यील्ड बढ़ जाएगी, तो ये इस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक। तो ये सारा जो था ये यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे फंक्शन थे, लेकिन आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारे। तो ये हो गया हमारा इथाइलिन चौथा, और अब हम आते हैं पाँचवें पे। तो हमारा पाँचवा जो है वो है एब्सिसिक एसिड, ये हमारा आखिरी पेज है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये एक तरह का इनहिबिटर होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी देख लेंगे। एंटागोनिस्टिक टू जीए यानी जिब्रेलिक एसिड जो होते हैं इनके अपोजिट काम करता है, ठीक है। तो जब भी कोई दो चीज़ एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं तो उन्हें हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो ये जीए के एंटागोनिस्ट होता है। रेगुलेट एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, एब्सिशन और डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है, मतलब एब्सिशन जो होता है गिरना, और डॉर्मेंसी अभी हम आगे पढ़ लेंगे। इनहिबिट यानी क्या क्या चीज़ इनहिबिट करता है, प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और सीड जर्मिनेशन को रोक देता है, ठीक है। इसके अलावा स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, और ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टोमेटा क्लोज करने से क्या फ़ायदा है, पानी की बचत होगी, क्योंकि स्टोमेटा से पानी मतलब निकल जाते थे ना, तो स्टोमेटा क्लोज कर देगा तो इंक्रीज वाटर रेसिस्टेंस, इंक्रीज रेसिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। तो जो प्लांट होता है वो वाटर की कमी को मतलब सह सकता है, ठीक है, रेसिस्ट कर सकता है यानी सह सकता है। तो ये एक इसका फ़ायदा देखने को मिलता है कि जब भी एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, जिससे वाटर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है प्लांट्स का, ठीक। तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड, और इन्हीं 5 के बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है। अब हम 2-3 टॉपिक अलग से पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी ने दिए हैं, मतलब एनसीईआरटी में ही है। तो पहला टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मतलब होता है लाइट, पीरियोडिज्म मतलब होता है पीरियड यानी ड्यूरेशन। तो फोटो पीरियोडिज्म का एक सिंपल सा मतलब होता है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग पे लाइट का क्या इफेक्ट होता है। अब इसके बेसिस पे 3 तरह के प्लांट होते हैं। पहला होता है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब होता है जो लंबे दिन, मतलब जिनको लंबी लाइटनिंग चाहिए, ठीक है। रिक्वायर मोर लाइट देन क्रिटिकल ड्यूरेशन टू फ्लावर। क्रिटिकल ड्यूरेशन मतलब जो नॉर्मल लाइट की ड्यूरेशन होती है उससे ज़्यादा इनको लाइट जब दी जाएगी तब ये फ्लावर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या आते हैं, रिक्वायर लेस ड्यूरेशन ऑफ लाइट देन क्रिटिकल ड्यूरेशन टू फ्लावर। जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है यानी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उससे कम लाइट इनको चाहिए तब ये फ्लावर करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा या फिर उतनी मिलेगी तो ये फ्लावर नहीं करेंगे। फिर तीसरे आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिसको डीएनपी भी कहते हैं हम। डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं डोंट डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इनको लाइट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, इनको कहते हैं हम डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये फ्लावरिंग कर देते हैं, ठीक, तो इनको लाइट से कोई मतलब नहीं है, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट होती है वो कहाँ से प्लांट पता चलता है कि लाइट कब तक थी, तो ये लीफ होता है। तो बेसिकली प्लांट्स में जो लीफ होती हैं वो इसको बताती हैं कि लाइट जो है वो कितने दिन तक थी या कितने देर तक थी, या फिर कब दिन है कब रात है, ये चीज़ भी लीफ बताती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लाइट को जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन मतलब फील करना या फिर जानना, तो इसको जो लाइट का जो फीलिंग होती है वो लीफ की वजह से होती है प्लांट के अंदर, ठीक। तो ये होता है फोटो पीरियोडिज्म। दूसरा पार्ट है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग पे लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उसी को वर्नलाइजेशन कहते हैं। वीट, बार्ली और राई, इन तीनों में हमें 2 तरह की वैरायटी देखने को मिलती है, स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी, ठीक। स्प्रिंग वैरायटी क्या होती है, प्लांटेड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में बोया जाता है, ठीक है। और विंटर वैरायटी जो होती है वो प्लांटेड इन ऑटम, ऑटम सीजन में बोया जाता है, पतझड़ के मौसम में, और जब तक ठंडी आती है तब तक ये तैयार हो जाते हैं, ठीक। तो स्प्रिंग वैरायटी जो होता है और विंटर वैरायटी, ये दोनों अलग अलग वैरायटी हैं बेसिकली। और ये वैरायटी किस वजह से क्रिएट हो रही है आप देख रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग वाला टेम्परेचर ज़्यादा, स्प्रिंग सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और यहाँ पे विंटर सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये वर्नलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बाइनियल प्लांट जो होते हैं, यहाँ पे BIE होगा, ठीक है। तो खैर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये स्पेलिंग होती है BIE, NNIEL शायद।
उसका भी कुछ खास कंफर्म नहीं है हमको, लेकिन यही होता है शायद, BIENNIL, ठीक है। तो बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं फ्लावर वंस इन 2 ईयर, ये 2 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इनके अंदर, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये मरेंगे या फिर नहीं मरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये इसके बाद फ्लावरिंग हो एक बार, मतलब 2 साल में एक बार फ्लावरिंग हो उसके बाद ये मर जाए, हो सकता है इसके बाद फिर 2 साल में एक बार फ्लावरिंग हो, फिर 2 साल में एक बार हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसके बाद मर ही जाएंगे। तो ये 2 साल में एक बार फ्लावर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ठीक। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं सीड डॉर्मेंसी पे। तो डॉर्मेंसी वर्ड कई बार आया। पीरियड व्हेन सीड्स डोंट जर्मिनेट, जो सीड होते हैं जब तक उनको अच्छी कंडीशन ना मिल जाए तब तक जर्मिनेट नहीं करते हैं, और जब जर्मिनेट नहीं करते तो हम कहते हैं कि डॉर्मेंसी में सीड चला गया है। तो डॉर्मेंसी बेसिकली वो टाइम है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। चाहे बाहर की कंडीशन नहीं सही, जैसे टेम्परेचर नहीं सही, पानी कम है, या फिर अंदर की कंडीशन नहीं सही है, ठीक। तो अंदर की कंडीशंस यहाँ पे लिखी गई हैं। बाहर की कंडीशन क्या होती है, जैसे पानी कम हो गया या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें बाहरी कंडीशंस होती हैं। अंदर वाली यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी। तो सम सीड्स फेल टू जर्मिनेट इवन इफ एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल, अगर बाहर की कंडीशन फेवरेबल है तब भी कुछ ऐसे सीड्स हमने देखे जो कि जर्मिनेट नहीं कर सकते, फेल हो जाते, फेल टू जर्मिनेट, तो जर्मिनेट नहीं कर सकते। अब इनका रीज़न क्या है, इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर की वजह से ही इनको मतलब जर्मिनेशन में दिक्कत होती है। अब इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पहला है हार्ड सीड कोड। सीड कोड बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि सीड कोड जो होता है उसी को फाड़ के अंकुर बाहर निकलता है, तो अगर बहुत ज़्यादा सीड कोड हार्ड है तो बेसिकली जर्मिनेशन नहीं होगा। और इसका क्या हो सकता है, कैन बी थिन्ड बाई नाइफ, या फिर हम चाकू लेके इसको कुतर के थोड़ा मतलब पतला कर सकते हैं सीड कोड को, या फिर सैंड पेपर बेसिकली जो होता है रेगमार्क, आपने सुना होगा, तो उस पर रगड़ के हम इसको सीड कोड को पतला कर सकते हैं। माइक्रोबियल एक्शन, उस सीड पे हम माइक्रोब ग्रो कर देंगे, तो माइक्रोब क्या करेंगे, उस सीड को खाना शुरू करेंगे, तो धीमे धीमे वो सीड कोड पतला हो जाएगा। या फिर पासिंग थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, या फिर किसी एनिमल को खिला दो और जो एनिमल की फिशीज हो जब वो निकले तो उसमें से सीड वापस निकाल लो। तो ये इसमें क्या होगा, जब एनिमल के अंदर जो सीड जाएगा तो उसमें डाइजेशन होगा, और डाइजेशन में जो सीड कोट होती है वो पतली हो जाएगी, ठीक। या फिर पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा तब तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ तो जो सीड कोड है वो पतली हो जाएगी। तो ये हार्ड सीड कोड के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इनहिबिटर हो सकता है कि जो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा तो उसमें कई सारे इनहिबिटर प्रेजेंट हो जो कि उसको जर्मिनेट करने से रोकते हो। तो इनहिबिटर को इनएक्टिवेट करने के लिए हम चिलिंग कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। चिलिंग मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर दें, ठीक। तो इनहिबिटर जो होता है वो एक तरह का मॉलिक्यूल ही तो है, और उसको काम करने के लिए ऑब्वियसली कोई एक ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक। तो चिलिंग कंडीशन में अगर हम रख दें इनहिबिटर को, या फिर जिब्रेलिक एसिड का यूज़ कर लें जो कि क्या कहते हैं हेल्प करता है सीड को जर्मिनेट करने में। इसके अलावा नाइट्रेट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो इससे इनहिबिटर रहता है, मतलब इनहिबिटर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा इमैच्योर एम्ब्रियो हो सकता है, यानी हो सकता है सीड तो डेवलप हो गया हो लेकिन एम्ब्रियो अभी डेवलप ना हुआ हो, तब भी सीड नहीं डेवलप मतलब जर्मिनेट करेगा। तो ये सारे रीजंस जो होते हैं वो इंटरनल रीजंस हो सकते हैं सीड डॉर्मेंसी के, जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ दिए हैं, ठीक है। तो ये चौथा पेज था हमारा, ये हमारा था तीसरा पेज, ये दूसरा पेज और ये पहला पेज, ठीक है। तो टोटल 4 पेज का हमारा ये माइंड मैप कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आवाज़ थोड़ा फट गई है और छाले पड़ गए मुंह में, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ठीक है, आज क्लास 12th क्लास 11th पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्लास 11th बायोलॉजी 22 चैप्टर्स कंप्लीट, ठीक। ये सारे चीज़ें कंप्लीट हो गए। अब अच्छे से आपको तैयारी करनी है, आपकी बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि इस माइंड मैप को डाउनलोड करके रख लेने से आपके दिमाग में ये अपने आप नहीं घुसता है एक्चुअली, ठीक है। तो साइंस कहता है कि अगर आपने एक माइंड मैप लिया, ये बेसिकली माइंड मैप है, और आपने उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में फ़ोन में रख लिया, ठीक, ये आपका फ़ोन है, तो ये अपने फ़ोन से आपके जो दिमाग है ये अपने आप नहीं जा सकता है, ठीक है। तो साइंस कहता है ये पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली आपको याद करना होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका माइंड मैप डायरेक्ट आपके दिमाग में चला जाए, ठीक। तो याद करने की जिम्मेदारी अब आपकी।
क्लास 11th पूरा हो चुका है और क्लास 12th का जल्दी ही मैं माइंड मैप बना दूंगा और केमिस्ट्री का भी जल्दी ही बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू मी, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक, बाय।